देखो, द विक्टोरियन एज जो कि सभी जानते होंगे 1837 से 1901 तक है। द विक्टोरियन एरा इन द इंग्लिश लिटरेचर इज़ कंसिडर्ड टू बी द रूलिंग पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया। यानी जब तक जो है क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया, उसी के रूलिंग पीरियड को विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। सी रूल्ड फ्रॉम 1837 टू 1901, यानी उन्होंने 1837 से लेकर 1901 तक शासन किया, रूल किया। ड्यूरिंग दिस इरा, इस दौरान जो है, इस काल के दौरान, इस एज के दौरान, ब्रिटेन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल कंट्री। यानी ब्रिटेन जो है एक अर्बन यानी शहरी और इंडस्ट्रियल कंट्री के तौर पर जो है बदल गया, यानी चेंज हो गया। वो स्वाभाविक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होना शुरू हो गया था, अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था, यानी औद्योगिकरण, शहरीकरण इसी दौरान हुआ था। बिफोर दिस, इसके पहले, इट वॉज रूरल, यह ग्रामीण था, एंड एग्रीकल्चरल, मतलब वहाँ भी पहले खेती वेती ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक रेल रोड्स एंड द प्रिंटिंग प्रेस वर डेवलप्ड। अब जानते होंगे कि इसी एज के आसपास जो है प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ था। आई होप 1578 कुछ ईस्वी में जो है ये प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ था, और रेल रोड्स वगैरह मतलब रेल मार्ग का भी जो है विस्तार होना शुरू हो गया था। देयर वॉज आल्सो ए डार्क साइड विच क्वेश्चनड, क्वेश्चन में डी है ना, हाँ, विच क्वेश्चन द बिलीफ एंड फेथ इन गॉड। मतलब लोगों का भगवान में विश्वास करना जो है एक सवाल बन गया था। क्यों आखिर लोग करते हैं, कारण क्या था? द वर्किंग क्लास, जो काम करने वाले लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, विमेन यानी महिलाएं, एंड पीपल ऑफ डिफरेंट, क्या है डिफरेंट कलर, यानी अलग अलग, स्वाभाविक है उस समय जानते होंगे रंग भेद भी बहुत ज़्यादा था, तो डिफरेंट कलर वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट्स। मतलब बहुत ऐसे लोग थे, बहुत तबके के, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। दिस ऑल्सो इंक्लूडेड द राइट टू वोट, मतलब यहाँ तक कि वोट डालने का अधिकार नहीं था, एंड लिव ए फ्री लाइफ, और एक स्वतंत्र जीवन। बहुत स्लेव उसमें जो है ना, काले लोग जो होते थे वो लोग गुलाम होते थे, स्लेव होते थे गोरे लोगों के, तो उन्हें जो है मजबूरी जो बस जो है काम करना होता था, जबरन करवाया जाता था उनसे। दिस पीरियड हैड ए डिफरेंट लिटरेचर इन कंपैरिजन टू द रोमांटिक इरा। रोमांटिक इरा से बिल्कुल डिफरेंट था इसका एक लिटरेचर जो है। रोमांटिक इरा में हम लोग सभी जानते हैं कि उसमें किस बारे में था, ये नेचर के बारे में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज द लिटरेचर ऑफ द रोमांटिक एरा वॉज रिटन विद द पर्पस ऑफ ए कंसर्न टू ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब जो रोमांटिक इरा का जो कहा जाता है लिटरेचर जो है, वो किसी खास ग्रुप के लोगों के लिए ही लिखा गया है, जो नेचर को पसंद करते हैं, जो नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। बट द लिटरेचर ऑफ द विक्टोरियन इरा, इस इरा का जो लिटरेचर था, वॉज रिटन फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑडियंसेस, यानी हर तरह के ऑडियंस के लिए यह लिखा गया था। ऑन द बेसिस ऑफ जेनर, यदि जेनर यानी टाइप की बात करें ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सम कैटेगरीज। कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं, उस दौरान जो भी चीज़ें लिखी गई उसको कुछ कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जैसे पोइट्री हो गया, द गॉथिक हो गया, जिसमें कि सेंसेशनल फिक्शन और मेलोड्रामा आता है। नॉवेल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियलिज्म, नॉवेल्स में भी रियलिज्म बहुत ज़्यादा होता था। इंडस्ट्रियल नॉवेल्स, जो कि इंडस्ट्रियल जानकारियाँ देता था हमें, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होता था उसका। द नॉवेल एंड एम्पायर। अब एक एक करके जो है डील करेंगे हम लोग कि पोइट्री क्या था, कैसा था उस समय का। तो पोइट्री वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जेनर्स ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। इस दौरान जो है पोइट्री बहुत ज़्यादा पीरियड इस दौरान में जो है पॉपुलर था एक तरह से। और जानते ही होंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसी दौरान ना हुआ था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। द रोमांटिक पोइट्स सच एज विलियम वर्ड्सवर्थ वर रेवर्ड, रिस्पेक्टेड एंड वाइडली कोटेड। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ को भी फॉलो किया जा रहा था। कोटेड का मतलब हो गया कि उनके जो स्टेटमेंट्स थे, उनके जो पोएम की लाइनें थी, उनको कोट किया जाता था, लोग उसको यूज करते थे। द विक्टोरियंस आल्सो एक्सपेरिमेंटेड विथ द नैरेटिव पोइट्री। मतलब नैरेटिव पोइट्री जिसमें कहानियाँ कही जाती है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ प्रयोग किया। नैरेटिव पोइट्री तो हमेशा से लिखा जाता था, लेकिन इसमें कुछ अलग था। नैरेटिव का मतलब होता है जिसमें कोई कहानी कविता के रूप में कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग
रोट अरोरा ले, ये इनकी वर्क थी जो कि 1856 में पब्लिश हुई थी, विच वॉज इंटायरली रिटन इन वर्स, जो कि पूरी तरह से वर्स में लिखा गया था। द पोएट्स ऑफ दिस पीरियड प्रूव्ड दैट नैरेटिव पोइट्री कैन आल्सो बी मच शॉर्टर, मतलब इन्होंने प्रूव कर दिया कि नैरेटिव पोइट्री शॉर्टर भी हो सकती है, यानी ज़्यादा लेंथ इसका भी नहीं हो सकता है, कम लेंथ में भी इसको लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टीना रोसेटीज, रोसेटीज में एपोस्ट्रोफस लगाए हैं ना, नहीं ठीक है, क्रिस्टीना रोसेटी गॉबलिन, इनका जो मार्केट था है ना, गॉबलिन मार्केट तो नाम ना हो गया, अरे वर्क का नाम हो गया, तो रोसेटी में एस लगेगा, ठीक है, एपोस्ट्रोफस लगेगा वहाँ पे। तो क्रिस्टीना रोसेटीज गॉबलिन मार्केट इज़ ए शॉर्ट नैरेटिव पोएम, उदाहरण के लिए तो ये बहुत ही एक छोटी सी नैरेटिव पोएम है। द विक्टोरियन पोएट्स आल्सो डेवलप्ड ए न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग शब्द का मतलब हम पहले भी बताएं, जिसमें कि एक ही होता है, स्पीकर जो है अकेला होता है, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर होता है। ड्रामेटिक बताया गया ना, इसके बारे में हम लिखाए भी थे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए जेनर ऑफ द लिटरेचर इन विच द स्पीकर रिवील्स द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ ए पार्टिकुलर कैरेक्टर थ्रू इमेजिनेशन, यानी जिसमें कल्पना के जरिए जो है किसी लाइफ के बारे में बताता है वो। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस, ये भी वर्क का नाम है, कैपिटल में होना चाहिए ना, माई लास्ट डचेस इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये कौन, माई लास्ट डचेस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है, 1842 में पब्लिश हुई थी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जैसा कि हम बोले, हैज़ आल्सो यूज्ड दिस जेनर इन एलिसिस, पढ़ा जाता है इसको, जो कि 1842 में ही पब्लिश हुई थी। टेनिसन आल्सो रोट लिरिक्स, इसको नॉन नैरेटिव पोएम भी कहा जाता है, लिरिक्स जो छोटी छोटी कविताएं होती है उसको लिरिक्स कहा जाता है। इंक्लूडिंग इन मेमोरियम AHH, ये तो बहुत ही फेमस है ये एंथोलॉजी इनका, इसी से ना ब्रेक 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 आप लोग पढ़े हैं पोएम, जो कि 1849 में पब्लिश हुई। ही रोट दिस बुक टू कोमेमोरेट, है ना, कोमेमोरेट का स्पेलिंग क्या था, कोमेमोरेट का स्पेलिंग क्या था, COMEMORATE होगा। कोमेमोरेट मतलब याद करना होता है या इमोर्टलाइज करने के लिए द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। तो आर्थर हेनरी हेलम, इसी तो नाम AHS शॉर्ट में है, तो आर्थर हेनरी हेलम को कोमेमोरेट करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए जो है इस पूरे बुक को उन्होंने लिखा था। इसमें ढेर सारी कविताएं थी जो उसी की याद में लिखी गई थी। द गॉथिक फिक्शन, जो दूसरा जेनर था इसका, द नॉवेल्स ऑफ द विक्टोरियन पीरियड वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म इसमें बहुत ज़्यादा था, मतलब वास्तविक चीज़ें, जीवन से जुड़ी हुई तो घटनाएं होती थी। वन ऑफ द फाइनेस्ट में ई होगा ना, FINEST, फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द गॉथिक फिक्शन इज जेन एयर। एयर एक्चुअली जेन एयर पढ़ा जाता है इसको, जेन एयर जो कि सैलोट ब्रॉन्टे के द्वारा लिखी गई थी। जेन एयर बहुत ही पॉपुलर हुई, ये किसका एग्जाम्पल है, एक गॉथिक फिक्शन का एग्जाम्पल है, जो कि 1847 में जो है जेन एयर पब्लिश हुई थी। इट कंटेन्स मैनी गॉथिक फीचर्स सच एज, इस अब देख लो यहाँ पर गॉथिक फिक्शन का फीचर भी लिखाया गया है, क्या क्या होता है। सेटिंग इन ए कैसल, एक कैसल इसका सेटिंग होता है, कैसल मतलब किला या गढ़ होता है, बहुत लाइक वो राजा महाराजा टाइप का नहीं होता है घर। एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस, एंड होगा ना, एंड सस्पेंस, तो सस्पेंस और मिस्ट्री होता है इसमें बहुत ज़्यादा, लाइक क्या होगा आगे, कुछ नहीं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वो सस्पेंस क्रिएट करता है। एन एंशिएंट प्रोफेसी प्रिडिक्शन, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी होता है, उसी को प्रिडिक्शन लिखा गया है। एन एंशिएंट प्रोफेसी, इसमें कोई भविष्यवाणी होता है पहले से कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा कुछ। विमेन इन डिस्ट्रेस, महिलाएं इसमें ज़्यादा परेशान होती है, फेस करती हैं बहुत सारी परेशानियों को। सुपर नेचुरल इवेंट्स एंड हाई इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ऐसा जो गॉथिक फिक्शन होता है। गॉथिक नॉवेल का एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताए थे ना, वदरिंग हाइट्स जो था, नहीं। द वर्क्स ऑफ दिस पीरियड वर आल्सो नेम्ड सेंसेशन फिक्शन बिकॉज इट हैड सस्पेंसफुल, सस्पेंस में SE होगा, SEFUL, सस्पेंसफुल प्लॉट। इसका प्लॉट जो होता था बिल्कुल सस्पेंस से भरा हुआ होता था, क्या होगा नहीं होगा। फिल्में भी कही जाती है ना, थ्रिलर होती है, सस्पेंस होती है, लाइक जो हम आगे जानने को उत्सुक होते हैं, आगे कहानी में क्या होने वाला है। द वुमेन इन वाइट, एक और जो है एक बाय, जिसको विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है, COLLEI होगा, नहीं I होगा, सिर्फ INS। विल्की कॉलिंस इज ए वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ
सेंसेशन फिक्शन, यानी इनका जो है रचना द वुमेन इन वाइट जो कि 1859 में पब्लिश हुआ था, इसका बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है सेंसेशन फिक्शन का। अनदर फेमस एग्जाम्पल इज लेडी ऑडलीज सीक्रेट जो कि मैरी एलिजाबेथ के द्वारा लिखी गई है, मैरी एलिजाबेथ ब्रैडन। अब बात कर ले नॉवेल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियलिज्म। तो वी ऑल आर अवेयर, हम सभी जानते हैं दैट द विक्टोरियन पीरियड इज नोन एज द ग्रेट एज ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के एज, बहुत ज़्यादा नॉवेल्स इसमें लिखे गए। द नॉवेल्स ऑफ दिस पीरियड प्लेड ए ग्रेट रोल इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस एज। मतलब उन लोगों के कल्चर में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, कल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चेंजेस हुए, तो नॉवेल का अच्छा खासा योगदान रहा था। इट केप्ट ऑन द ऑडियंसेस इंगेज्ड, यानी इसने ऑडियंस को इंगेज्ड रखा, व्यस्त रखा किस चीज़ में, एंड इनकरेज्ड, मतलब अपने कल्चर को के बारे में बताया ऑडियंस को, उनमें उनसे जोड़े हुए रखा, इनकरेज्ड प्रोत्साहित भी रखा, उत्साहित भी बिल्कुल। द बुक ऑफ दिस पीरियड्स द बुक्स ऑफ दिस पीरियड हो जाएगा। द बुक्स ऑफ दिस पीरियड आर नोन फॉर इट्स लेंथीनेस, लेंथीनेस पढ़ेंगे, मतलब जो इसकी लंबाइयाँ होती थी बहुत ज़्यादा लेंदी होता था। अब इंडस्ट्रियल नॉवेल्स की बात कर लें तो सिंस द विक्टोरियन एज हैड विटनेस्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसी दौरान इसी एज में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, द ऑथर्स आल्सो स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द पीपल ऑफ वर्किंग क्लास, मतलब वर्किंग क्लास के बारे में लिखना शुरू किया। हार्ड टाइम्स बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है, 1554 में पब्लिश हुई थी। नॉर्थ एंड साउथ दूसरा एग्जाम्पल है जो कि एलिजाबेथ गैस्केल के द्वारा लिखा गया था, 1855 में पब्लिश हुआ था। तो उसमें भी तो 1854 होगा रे, 1554 कहाँ से होगा तब। बाय एलिजाबेथ गैस्केल आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रियल नॉवेल्स, मतलब दो एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर, हार्ड टाइम्स और नॉर्थ एंड साउथ, दो एग्जाम्पल्स। और एक लास्ट में जो है एक जेनर है इसका, द नॉवेल एंड एम्पायर। एज वी अर्लियर डिस्कस दैट द ऑथर्स लाइक डिकेंस, मतलब डिकेंस जैसे ऑथर ने, चार्ल्स डिकेंस जो थे, एंड गैस्केल जो एलिजाबेथ गैस्केल थी, रोट अबाउट द डोमेस्टिक इशूज़, इशू में लगा लीजिए, डोमेस्टिक इशूज यानी घरेलू मुद्दों के बारे में लिखा। देयर वर आल्सो सम राइटर्स, कुछ ऐसे भी राइटर्स थे हु ट्राइड टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू द एम्पायर। एम्पायर मतलब जो साम्राज्य होता है, जो राजा लोग होता था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो होता था, उसके तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। दे टुक इट एज द सब्जेक्ट इन द नॉवेल्स, उन्होंने सब्जेक्ट बनाया एम्पायर को, साम्राज्य को, है ना, जो शासक वर्ग जो होता था, रूलिंग जो क्लास होता था। किम हो गया, किम जो कि 1901 में जो है पब्लिश हुई थी, रुडयार्ड किपलिंग इसके ऑथर थे। हार्ट ऑफ डार्कनेस, एक्चुअली हार्ट पढ़ा जाता है, हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड आर द नॉवेल्स व्हिच डील विद द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के बारे में हमें जानकारी देती है। ओवरऑल मतलब सब मिला जुला कर कहा जाए तो द विक्टोरियन एज सॉ द डिफरेंट चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखे इसने इन द इंग्लिश सोसाइटी, अंग्रेजी समाज में। इट इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी पीरियड एज इट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल्स एंड इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य और नॉवेल्स में इसका जो अभूतपूर्व योगदान जो रहा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, इसको महत्वपूर्ण माना जाता है इसी कारण से।